लेकिन बरेली में हुई हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में है और इस मामले में दर्ज एफआईआर में एक बड़ा खुलासा हुआ। एफआईआर में मौलाना तौकीर रजा को आरोपी नंबर 1 बनाया गया और आरोप ये कि तौकीर रजा ने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की और हिंसा की सोची समझी साजिश रची और उसी साजिश को आगे एग्जीक्यूट किया। बरेली में जो कुछ भी हुआ उसका मास्टरमाइंड इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ही हैं। बरेली पुलिस की एफआईआर में तौकीर रजा को आरोपी नंबर 1 बनाया गया क्योंकि उसी ने बरेली में माहौल बिगाड़ने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। तौकीर एंड कंपनी ने सोच समझकर पहले से प्लान बनाकर साजिश के तहत जानबूझकर वारदात को अंजाम दिलवाया। पुलिस की एफआईआर में खुलासा हुआ कि बरेली का माहौल बिगाड़ने का प्लान था। पुलिस वालों की हत्या की भी साजिश थी। मुस्लिमों को अपनी ताकत दिखानी थी। इतना ही नहीं, आई लव मोहम्मद को लेकर हुए इस उग्र प्रदर्शन में अपराधियों को बुलाया गया था। दूसरे जिलों से भी उपद्रवी आए थे। बरेली पुलिस की एफआईआर में नदीम का भी नाम है, जिसे बरेली हिंसा का आरोपी नंबर 2 बनाया गया। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि नदीम और 20 से 25 सफेद पोश नेताओं ने इस भीड़ को भड़काया और उन्मादी नारे लगाकर भीड़ को हिंसा की आग में झोंक दिया। बरेली हिंसा में उत्तर प्रदेश पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है। बरेली का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वालों पर स्ट्राइक की जा रही है। इसमें 10 बड़े खुलासे हो चुके हैं। 10 बड़े खुलासे क्या है मैं बताता हूं आपको। पहला खुलासा, तौकीर रजा मुख्य आरोपी है। दूसरा, तौकीर रजा शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिशों में संलिप्त पाया गया। तीसरा खुलासा, सोची समझी साजिश के तहत हिंसा की गई। चौथा खुलासा, तौकीर रजा ने खुद भड़काऊ भाषण लगाए। पांचवा खुलासा, उकसावे पर भीड़ उग्र और हिंसक हुई। छठा खुलासा, पुलिस वालों की हत्या की प्लानिंग तक थी। सातवां खुलासा ये कि पुलिस पर पेट्रोल बम और धारदार हथियारों से हमला किया गया। आठवां खुलासा ये कि भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की। खुलासा ये कि मौके से पुलिस को बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बरामद हुए। और खुलासा ये कि साजिश के तहत दूसरे जिलों से भी उपद्रवियों को बुलाया गया। ये आप तस्वीरें जरा देखिए कि आरोपियों को जिनको पकड़ा गया, कैसी उनकी परेड बरेली पुलिस ने निकाली, उत्तर प्रदेश पुलिस ने निकाली है। लेकिन बरेली पुलिस ने आज 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें बरेली हिंसा का आरोपी नंबर 2 नदीम भी शामिल है। और ये वही नदीम है जिस नदीम ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों की भीड़ जुटाई। और इसी भीड़ के आने के बाद बरेली का माहौल और खराब हुआ। लेकिन जब नदीम पुलिस के शिकंजे में आया तो क्या तस्वीर नजर आई, देखिए। लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर पत्थर फेंके थे, आज हाथ जोड़कर पुलिस के सामने खड़े हैं। इन चेहरों को पहचानिए और ये वही चेहरे हैं जो वीडियो के कैमरे में कैद हुए थे, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे और पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने जमकर उपद्रव मचाया था, लेकिन पुलिस ने लगातार जांच की और जांच के बाद अब तक कुल 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तस्वीरें उन लोगों की हैं, ये चेहरे उन लोगों के हैं जो बरेली का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस हर जगह तैनात थी और नतीजा ये निकला कि आज पुलिस के ये शिकंजे में है। और इसी तरह की तस्वीरें लगातार बरेली से आ रही हैं। अब तक 100 से भी ज़्यादा लोग को हिरासत में लेके फिलहाल पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, लेकिन जो संख्या है आरोपियों की वो 2000 से ज़्यादा है जो अज्ञात है। और मैं आपको दिखाता हूं कि तौकीर रजा के मददगारों पर कैसे शिकंजा कसा जा रहा है। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा के मददगारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। बरेली हिंसा के आरोपी नंबर 2 नदीम को यूपी पुलिस ने शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया तो तौकीर के करीबी आरिफ की तलाश की जा रही है। आरिफ वही शख्स जिसने बरेली हिंसा में शामिल उपद्रवियों के छिपने के लिए सेफ हाउस का इंतजाम किया। लेकिन योगी फोर्स ने तौकीर रजा के मददगारों पर हंटर चलाते हुए आरिफ के होटल और फार्म हाउस को सील कर दिया। इस लॉन के अंदर भी अब देखिए यहाँ पर इसे सील कर दिया गया है, सीलिंग की कार्रवाई की गई है, आगे की जांच अभी की जा रही है। लेकिन शुरुआती जांच में जो 27 आरोपी अब तक पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में ये पता चला है कि उनमें से कुछ ऐसे ही लॉन में, ऐसे ही होटल में आकर छुप गए थे ताकि पुलिस से बचा जा सके। दरअसल बरेली में हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई। ये बात बरेली पुलिस की जांच में अब तक साबित हो चुकी है।
क्योंकि बरेली हिंसा के बाद उपद्रवियों के छिपने के लिए भी पहले से इंतजाम किया गया। आरिफ ने ही होटल और फार्म हाउस में उपद्रवियों को हिंसा के बाद छिपाया था। तो वहीं जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सदाउल्लाह हुसैनी ने तौकीर रजा को रिहा करने की मांग की। तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मुसलमानों ने अपील की कि आई लव मोहम्मद के नाम पर सड़कों पर प्रदर्शन ना किया जाए। मोहम्मद ये अक़ीदत का एक बहुत ही सिंपल इजहार है और ऐसा इजहार हमारे हिंदुस्तान के माशरे में, भारत के माशरे में इससे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सदियों से यहाँ लोग एक दूसरे के मज़हब का, एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का एहतराम करते हुए मिलजुल कर रह रहे हैं और कंडेम करते हैं। हम समझते हैं कि ये भी बहुत ही ज़ालिमाना कार्रवाई है और उनको फौरी रिहा किया जाना चाहिए और जितने लोग अरेस्ट हुए हैं उन सबको रिहा किया जाना चाहिए। किसी भी एतबार से धरना प्रदर्शन न करें, जुलूस न निकालें, ये पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आई लव मोहम्मद के दीवारों पर, रोडों में, गलियों में कहीं न लगाएं। इन तमाम चीजों से आपको बचना होगा। बरेली हिंसा में अब तक कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और आप देखिए अब ये हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। वहां दोनों तरफ आपको पुलिस वाले खड़े नजर आ रहे हैं और ये वो उपद्रवी जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, इनमें से वो लोग जिन्होंने बरेली को अशांत किया और अब जब गिरफ्तार करके इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है तो अब हाथ जोड़े, लाइन से हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। आप देखिए जरा लाइन से, आप गिनिए जरा कि मुझे 12 आरोपी सामने खड़े नजर आ रहे हैं, पीछे पुलिस वाले खड़े और 12 के 12 की आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर दुख है और हाथ जोड़े नजर खड़े हैं। ये आज बरेली की तस्वीर है और आज की तारीख में हर उपद्रवी को यह तस्वीर आज जरूर देखनी चाहिए। अब तक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कुछ 55 लोग। इसी हिंसा की प्लानिंग में शामिल एक और किरदार, जिसके गुनाहों का हिसाब किया जा रहा है। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य और क्या खुलासा कर रहे हैं, ये भी आपको सुनना चाहिए। टोटल हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में 55 लोगों की गिरफ्तारी इंश्योर की है और हमारी टीमें लगातार दबिश में है। बहुत जल्दी और भी लोग गिरफ्तारी और लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नदीम व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों को किस तरह, कितनी व्हाट्सएप कॉलिंग नदीम के फोन से मिली है और मौलाना के फोन से मिली है? लगातार सभी लोग आपस में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क में थे। संख्या तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन लगातार पूरी रात लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक सभी लोग व्हाट्सएप से एक दूसरे के संपर्क में थे और उसमें ये कंफ्यूजन फैलाए जाने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ लोगों को अपील भेजी गई, फिर उन लोगों को ये बताया गया कि अपील फर्जी है। आपने बरेली के गुनाहगारों का हश्र तो देख लिया, अब आपको यूपी से महाराष्ट्र तक उपद्रवियों पर लाठीचार्ज या उपद्रवियों को लाठी का इलाज कैसे किया जा रहा है, इसकी मैं 2 तस्वीरें दिखाता हूं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बरेली में मौलाना तौकीर रजा के सावे पर से लोगों ने भीड़ जुटाई, पुलिस पर हमला किया। इसी के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए उपद्रवियों का इलाज किया और 55 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की है, जहां इसी मुद्दे पर मोहम्मद का अपमान किए जाने का आरोप लगाया हुआ और उसी पर भीड़ सड़कों पर आई, जाम लगा, पुलिस वालों से बदसलूकी हुई और इसी के बाद वहां भी लाठीचार्ज करना पड़ा। अहिल्यानगर में मुस्लिमों के मोहम्मद के अपमान के आरोप में हो रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब तनाव बढ़ा तो हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस के सामने जो भी आया उस पर जमकर लाठी बरसाई गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल दिखा। बताया गया कि अहिल्यानगर में दुर्गा माता की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ अज्ञात लोगों ने रंगोली बनाकर आई लव मोहम्मद का नाम सड़क पर लिख दिया और इसी को लेकर नाराज मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने पुणे छत्रपति संभाजी नगर हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आरोपी के हमने कब्जे में लिया है, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे की तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। इस मामले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साजिश का अंदेशा जताया। एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से
उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। सीएम ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं यूपी के सीतापुर में एक स्कूल में हिंदू बच्चों से जबरन आई लव मोहम्मद लिखवाया गया। मामला सामने आया और मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन के लोग पहुंचे स्कूल बंद करने की मांग की और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर के जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये मामला सीतापुर के अमर बाबू शिक्षा निकेतन स्कूल का, जहां हिंदू बच्चों से क्लास टीचर साहिबा ने जबरन आई लव मोहम्मद का चार्ट बनवाया और इस बात की धमकी दी कि बच्चे चार्ट जो नहीं बनाएंगे उनकी पिटाई की जाएगी। वहाँ पर आई लव मोहम्मद लिखवा रहे थे, कह रहे थे अगर जो लिखोगे नहीं तो मारेंगे। और कौन कह रहा था कि मारेंगे? साहिबा मैम कह रही थी। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखवाई थी, कहते थे जो नहीं लिखेगा उसको मारेंगे। 26 को लिखवाया था, 27 को चेक कराया था। ये जानकारी जब हिंदू संगठनों को हुई तो उन्होंने स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदुओं पे जुल्म नहीं सहेंगे, स्कूल बंद करो, बंद। विरोध की वजह से स्कूल को बंद किया गया। इलाके में पुलिस बल की तैनाती हुई तो हिंदू संगठनों ने स्कूल बंद करने और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। बच्चों को आई लव मोहम्मद का जो है ट्रेड चल रहा है वो बच्चों के द्वारा लिखवाया गया था, जो हमारे हिंदू बच्चे थे। ये विद्यालय किस स्तर पे चल रहा है, यानी कि इस विद्यालय में जो है हमारे मासूम बच्चों को एक अलग दिशा में किया जा रहा है। न्याय में चाहिए, स्कूल की जांच हो, ताला लग गए, 5वीं तक है, 10वीं तक क्यों पढ़ाया जाए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर स्कूल के संचालक नईमुद्दीन और शौकत अंसारी के साथ टीचर साहिबा को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान है कि सुधरने को तैयार नहीं। एशिया कप में पाकिस्तान को पूरी तरह से हराने के बाद जब टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया तो मोहसिन मियां ट्रॉफी लेकर भाग गए और अब तो गली गली में शोर है कि पाकिस्तान ट्रॉफी चोर है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हिंदुस्तान के रणवीरों ने बुरी तरह पीटा और अब दुबई में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के दौरान फिर से पाकिस्तान पर भारत के रणवीरों ने मैदान मार दिया। लेकिन एशिया कप के फाइनल में आमने सामने की क्रिकेट की फाइट में जब पाकिस्तान बुरी तरह से पस्त हो गया तो फिर अपनी औकात पर आ गया। भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के बाद एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चीफ और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया तो मोहसिन मियां ट्रॉफी लेकर ही फरार हो गए। हालांकि इंडियन टीम के कप्तान का कहना है कि फैंस का प्यार ही असली ट्रॉफी है। कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी, बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो। लेकिन सवाल यह है कि भारत से हर मोर्चे पर पिटने वाला पाकिस्तान आखिर कब सुधरेगा? चोरी कर भागने वाला मोहसिन नकवी ट्रॉफी कब वापस करेगा? क्या आईसीसी की फटकार के बाद इंडियन ट्रॉफी वापस होगी? नवरात्रि में यूपी पुलिस की दुर्गा शक्ति पूरे एक्शन में और एक बार फिर गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक महिला ब्रिगेड ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। कान पकड़कर रोते, गिड़गिड़ाते और लंगड़ाते इन दोनों अपराधियों पर लड़की को बहलाकर उसके अपहरण का आरोप है। अगर मुजफ्फरनगर की महिला पुलिस कर्मियों ने ऑपरेशन मजनू के तहत इनका ऐसा इलाज किया कि दोनों कान पकड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने दोनों अपराधियों पर मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेज दिया। तो वहीं गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में महिला पुलिस टीम ने एक कुख्यात अपराधी जाहिर को पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया। जाहिर का दूसरा साथी भी पकड़ा गया। दोनों के पास से 25 एटीएम कार्ड, चोरी की बाइक, 5,000 रुपए नगद और अवैध तमंचा बरामद हुआ। ये मिशन शक्ति के तहत गाजियाबाद की महिला फोर्स का दूसरा बड़ा एनकाउंटर, जिससे साफ है कि यूपी में महिला पुलिसकर्मी किसी भी अपराधी का हिसाब करने में पूरी तरीके से समर्थ और सक्षम है। पुलिस टीम को आता हुआ देखकर इन्होंने दोबारा से फायर किया। जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ हेतु गोली चलाई तो इनमें से एक
व्यक्ति जाहिद के पैर में गोली लग गई और दूसरे व्यक्ति इरशाद को महिला पुलिस टीम के द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। उधर प्रयागराज में पुलिस और गौ तस्करों के बीच दिन दहाड़े एनकाउंटर हुआ। इन गौ तस्करों ने पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश पुलिस ने लंगड़ा बनाकर गिरफ्तार किया है। यूपी के 3 बड़े शहरों से ऑपरेशन लंगड़ा की तस्वीरें आई। अमेठी में शातिर चोर योगी फोर्स का निशाना बना। फर्रुखाबाद में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। प्रयागराज में 2 गौ तस्करों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस वालों के सारे लंगड़ा का चलते इन अपराधियों के नाम नसीम और कलीम है, जिन पर गौ तस्करी के आरोप है, जिन्हें प्रयागराज पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पकड़ा है। दरअसल पुलिस टीम जब उतराव थाना क्षेत्र में दबिश देने पहुंची, तभी झाड़ियों में छिपे गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की और इसी के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 गौ तस्करों के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। फर्रुखाबाद में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को अरेस्ट किया। ये कन्नौज का रहने वाला अर्पित, जिस पर कई मामले दर्ज थे। अमेठी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर भी किया। एक शातिर चोर अरुण यादव को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। इस पर जिले के कई थानों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद इन अपराधियों के पास से बाइक, तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ अपराधियों पर नहीं, बल्कि आदमखोर भेड़ियों का भी अंत कर रही है। पिछले कुछ दिनों से बहराइच में आतंक का पर्याय बन चुके भेड़ियों को आखिरकार खत्म किया गया। कैसे खत्म किया गया, उत्तर इस रिपोर्ट में। 20 दिनों से जो बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बन गया था, उस आदमखोर भेड़िया का अंत हो गया है। आदमखोर भेड़िए को वन विभाग टीम ने घेर कर गोली मार दी। मंझारा तौकली गांव के पास भेड़िए का शव मिला। सीएम योगी ने आदमखोर भेड़िए को गोली मारने का आदेश दिया था। भेड़िए ने अब तक 4 बच्चों को अपना शिकार भी बनाया था। यहाँ पर नदी के किनारे पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी भेड़िया आता है, क्योंकि शिकार करने के बाद वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे को ढूंढता है और यहीं पर वो पानी पीता है। ऐसे में तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, खास तौर से जो ग्रामीण हैं, वो दहशत में हैं, क्योंकि यहीं से महज 300 मीटर की दूरी पर भेड़िया मरी अवस्था में जो है पाया गया है। आदमखोर भेड़िया भले ही मारा गया हो, लेकिन बहराइच में पिछले 2 साल से आदमखोर भेड़िया ने जो दहशत फैलाई है, उसका खौफ लोगों के जहन से निकल नहीं रहा। फौरी तौर पर भले ही लोग अभी राहत की सांस महसूस कर रहे हों, लेकिन बहराइच को आदमखोर भेड़ियों से निजात मिली नहीं। लोगों में भेड़िए का डर और भेड़िए की दहशत अभी भी कायम है। बहराइच में लगातार दहशत फैला रहा भेड़िया आखिरकार मर गया है। ये वही जगह है जहां पर वन विभाग की टीम ने मृत अवस्था में भेड़िए को पाया था। वो थोड़ा थोड़ा लाल टाप में पीला रंग में था। हाँ, भूला भूला। कितना बड़ा उसका कद? अगर इतना बड़ा था, लमसम इतना बड़ा। वहीं दिल्ली में छात्राओं का यौन शोषण करने वाले पाखंडी का हर खेल एक्सपोज हो चुका है, मगर दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाखंडी पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा और अपने कई राज छुपाने की कोशिश में। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अब स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की असलियत की एक एक परत खुल रही है। लेकिन चैतन्यानंद पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है। पूछताछ में जितने भी सवाल पूछे गए, वो एक ही जवाब दे रहा है और अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहा है। दिल्ली पुलिस ने अय्याश बाबा से पूछताछ की, जो करीब 2 घंटे तक चली। हर बार वो पुलिस को यही बता रहा है कि उसके ऊपर लगे आरोप निराधार हैं। यहाँ पर वसंतपुर थाने पर मैं हूँ और यहीं पर चैतन्यानंद से पूछताछ करने के लिए पहुँचे थे। तो तमाम जो सवाल थे, जो आरोप लगे थे, उन आरोपों के तहत सवाल जवाब पूछे गए थे। लेकिन तमाम जो आरोप लगे थे, उस आरोपों को लेकर बाबा ने कहा है कि उन्हें फंसाया गया है, उन्हें बेबुनियाद फंसाया गया है। लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, जिसके आधार पर पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन बाबा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी डर्टी बाबा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसी चालें चली कि सुनने वाले भी दंग रह जाएं। कभी खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधि बताकर रौब झाड़ा, तो कभी नकली कार्डों के दम पर पीएमओ से जुड़ाव का दावा किया, और तो और माँ बाप तक को बदल डाला और 2-2 पासपोर्ट बनवा लिए।